नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। समान नागरिक संहिता पर रुख साफ करे सरकार। तलाक से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आंदोलनकारी किसानों की बातचीत बेनतीजा। 7वें दिन भी आंदोलन से रेल यातायात ठप। सड़क के रास्ते आएंगे पाकिस्तान में फंसे 83 भारतीय। बिहार में 16 अक्टूबर को होने वाले दूसरे दौर के प्रचार ने पकड़ा जोर। शांतिपूर्ण रहा पहले दौर का मतदान। 57% लोगों ने डाले वोट। भारत का फिलिस्तीन को $50 लाख की मदद का ऐलान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया पूर्ण फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन। आज इजराइल के दौरे पर होंगे रवाना। और देश भर में आज से नवरात्र शुरू। मंदिरों में उमड़े भक्त। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार से रुख साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ईसाई दंपति के आपसी सहमति से तलाक के मामले में आई है। कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से कहा कि अलग अलग धर्मों के लिए तलाक के मामले को लेकर कानून में भ्रम की स्थिति है। न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता पर अब तक कोई नियम क्यों नहीं बनाया गया। दरअसल तलाक से जुड़े इस मामले में पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वो तलाक अधिनियम की धारा 10A(1) में संशोधन को तैयार है। कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। और अब खबर पंजाब की, जहां किसानों का रेल रोको आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। फसल मुआवजे की मांगों को लेकर किसान रेल पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिस वजह से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को समस्याओं के समाधान के लिए कल बैठक बुलाई थी, जो बेनतीजा रही। किसान बर्बाद हुई कपास की एवज में 4,200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सरकार 643 करोड़ रुपए दे चुकी है। बाकी के 3,557 करोड़ के लिए संघर्ष जारी है। इस बीच भारत अटारी और वाघा सीमा के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस रद्द होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में फंसे करीब 83 भारतीय सड़क के रास्ते अब भारत आ रहे हैं। कोई फैसला नहीं, अजे ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख और बीजेपी सदस्य सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में बीती रात गिरफ्तार हुए शिवसेना के सभी 6 कार्यकर्ताओं को बाद में जमानत दे दी गई। शिव सैनिकों ने कल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन से पहले सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही लगा दी थी। शिवसेना ने कसूरी की किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव नाम की इस किताब के विमोचन को रद्द करने की धमकी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसी घटनाओं से राज्य की छवि धूमिल हुई है। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के अलावा तमाम राजनीतिक दलों ने भी शिवसेना के इस कृत्य की निंदा की। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीती रात मुंबई में होने वाले एक पाकिस्तानी रॉक बैंड के आयोजन को भी रद्द कर दिया। इससे पहले मशहूर गजल गायक गुलाम अली का मुंबई में होने वाला कार्यक्रम भी शिवसेना के विरोध के बाद रद्द हो गया था। शिवसेना ने पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी और आतंकवाद के विरोध के चलते पाकिस्तानी कलाकारों और नेताओं का बहिष्कार करने की बात कही है। जो लोग पाकिस्तान के बारे में प्रेम की भावना यहाँ रखते हैं और पाकिस्तान के लोगों को रेड कारपेट डालते हैं, एक बार उसने हमारे जवानों के, जो शहीद जवानों के घर में जाके देखिए क्या आक्रोश है। देश में कवि और लेखकों पर हमलों के विरोध में गुजरात के एक अन्य लेखक अनिल जोशी ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर दी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त माया कृष्णा राव ने भी अपना सम्मान वापस करने की बात कही है। इस्तीफा देने वाले साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या अब 16 को पार कर चुकी है।
साहित्य से समाज को रास्ता दिखाने वाले साहित्यकार, कवि और आलोचक बीते कुछ समय में साहित्यकारों की हत्याओं से नाराज हैं। MM कलबुर्गी, गोविंद पंसारे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामलों के बाद कई लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं। बीती रात गुजरात के लेखक अनिल जोशी के साथ संगीत नाटक अकादमी प्राप्त माया कृष्ण राव ने भी सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। किसके लिए लिखूं मैं? तो आजकल जो माहौल चल रहा है इसमें अवार्ड क्या क्या मायने रखता है। तो मेरे मन में गिल्ट पैदा हो गया कि भाई ये गलत किया है मैंने। जिस साहित्य अकेडमी ने मुझे सम्मानित किया है वही साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर मारे जा रहे। इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं एक भी स्टेटमेंट दे रहा है। इनफैक्ट देयर इज लॉन्ग साइलेंसेस एंड फाइनली द स्टेटमेंट दैट यू गेट इज नॉट द वन यू एक्सपेक्ट। इससे पहले कश्मीरी लेखक गुलाम नबी ख्याल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल और अरविंद मलगत्ती जैसे लेखक भी ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। इधर साहित्य अकादमी ने 23 अक्टूबर को आपात बैठक बुलाई है। मैंने साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल की संकटकालीन या इमरजेंट बैठक बुलाई है 23 अक्टूबर को। सभी भाषाओं के एक एक लेखक होते हैं कार्यकारी मंडल में, तो सारी भाषाओं की तरफ से विचार हो जाएगा। सबसे पहले नयन तारा सहगल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। इसके बाद अशोक वाजपेयी, सारा जोसेफ, शशि देशपांडे, उर्दू उपन्यासकार रहमान अब्बास ने अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी ने भी कवि और लेखकों के कदम का समर्थन किया है। साहित्यकार देश में सांप्रदायिक हिंसा, कवि और लेखकों पर हो रहे हमले के विरोध में पुरस्कार लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों की। बिहार में सोमवार को पहले दौर की 49 सीटों के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। पहले दौर के लिए कुल 57% वोट डाले गए, जो 2010 विधानसभा चुनाव से 7% ज्यादा रहा। ये तस्वीरें हैं बिहार में पहले दौर के मतदान की। इस दौर में 49 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। पहले दौर में कुल 1,35,72,339 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। During this phase, the turnout for this phase has been very encouraging. While in the previous election, it was about 50.85%. This time on and up till now, the information received is that it is 57%. Maybe that it will step up further by 1 or 2%. विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं, तो वहीं 8 अनुसूचित जातियों और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा, तो लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना नहीं भूले। बिहार के विकास को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम हम लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। बिहार का विकास मुद्दा है, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। मैं विकास के मुद्दा पर आई हूँ। देश का उन्नति के लिए, अपना हक को उठाने के लिए, विकास के लिए आई हूँ। अपना कर्तव्य समझ कर आई हूँ। मुद्दा तो विकास ही होगा, सबका उन्नति हो, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसकी कामना करते हैं, इसलिए अपना दायित्व निभाने आए हैं। बिहार का विकास समान रूप से हो, इसलिए वोट करना जरूरी है। पहले दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा 41 पर बीएसपी, 27 पर बीजेपी, 25 पर सीपीआई, 24 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, 13 पर एलजेपी, 12 पर सीपीएम, 8 पर कांग्रेस, 6 पर आरएलएसपी और 6 पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 210 और 194 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।
कुल मिलाकर 583 उम्मीदवारों की किस्मत सोमवार को ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 54 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 16 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया है। अभी मिली जानकारी के अनुसार करीब 57% मतदान हुआ है, जो पहले की 2010 के मुकाबले में करीब 6.25% अच्छा मतदान माना जा रहा है। बेगूसराय से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। पहले चरण के मतदान के बाद हर पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा है कि पहले दौर के मतदान के बाद महागठबंधन की हवा निकल गई है। उन्होंने 49 सीटों पर 90% सीट पर जीत का दावा किया है। हाँ, 180 सीट पर 90% सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। फर्स्ट फेज में वो हवाबाजी उनका सब निकल जाएगा। जन समुद्र उमड़ा हुआ है, क्या कहते हैं कि एनडीए के पक्ष में, पता चल जाएगा उनको। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व और बिहार को दिए विशेष पैकेज ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी जीत का दावा किया है। लालू प्रसाद का कहना है कि महागठबंधन को इस बार 243 सीटों में से 180 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। हालांकि इससे पहले भी लालू प्रसाद चुनाव प्रचार के दौरान कई बार जीत का दावा कर चुके हैं। टोटल जितना भी वोट होगा मिनिमम 180 सीट हम लोग जीतेंगे। नोट कर लेना तो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की लहर है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बयान से नीतीश और लालू प्रसाद यादव को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। इससे पहले मुलायम सिंह बिहार के लोगों से नीतीश और लालू को छोड़कर किसी भी पार्टी को वोट देने की अपील कर चुके हैं। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ही नहीं बना दिया वो पक्ष में, एक आरक्षण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत ही बीजेपी सही है। दूसरे दौर के प्रचार के लिए जहां प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगाते हुए सोमवार को 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने सासाराम, रोहतास के देहरी, औरंगाबाद के ओबरा और अरवल में जनसभाओं को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के बीच फूट की बात करते हुए बीजेपी को जुमलों की सरकार कहा। जितनी बात कहेंगे बाद में भाजपा के लोग उसको जुमला कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, अब इसका नाम कर देना चाहिए भारतीय जुमला पार्टी। वहीं तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रही समाजवादी पार्टी ने भी अब चुनाव प्रचार में दम फूंकना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार के औरंगाबाद, गोह और कारघर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए डीएनए के मुद्दे का भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवाद के नाम पर जनता से वोट भी मांगे। डीएनए ठीक करने वाले डॉक्टर लोग हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया है। तो समस्या तो बताइए, लेकिन इलाज क्या है? मैं ये आपको कहने आया हूं, हम समाजवादी लोगों का और आपका पुराना रिश्ता है। और आइए तमाम और सरगर्मियों पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी गया से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। प्रणव, 57% मतदान पहले दौर में हुआ, पिछले रिकॉर्ड टूटे हैं, महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा रही है। तमाम संकेत हमें पहले दौर के मतदान के बाद जरूर मिले हैं, लेकिन क्या इन संकेतों से पार्टियां भी कुछ सबक ले रही हैं और उनके चुनाव प्रचार में अब दूसरे दौर को और आगे वाले दौर को लेकर जो प्रचार है, कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? कृति, कृपया अगर आप अपना सवाल दोहरा पाएं। जी, मैं ये कह रही थी कि जो पहले दौर का चुनाव वोटिंग मतदान संपन्न हुआ है, उससे अच्छे संकेत मिले हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी,
मतदान का जो फीसद है वो भी बढ़ा है। तमाम संकेत राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसके जरूर निकालते हैं, तो क्या हमें उसका असर प्रचार पर भी दिखाई देगा? देखिए, अब तक का जो चुनाव प्रचार हुआ है, जो पहले चरण का, जैसा कि हमने सबने देखा कि उस प्रचार में जो बिहार की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सीधे सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दे एकदम गायब दिखाई दिए। जिन भी जिलों का हमने दौरा किया, कमोबेश वहां उन सब जिलों में जो स्थिति है वो एक जैसी है, मुद्दे एक जैसे हैं। राज्य के कई जिले हैं जो अति पिछड़े हैं, बहुत सारे इलाके, खासतौर पर जो गांव के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है। सिर्फ कृषि ज्यादातर जो आबादी है उसकी आमदनी का जरिया है, लेकिन कृषि में भी सिंचाई व्यवस्था नहीं है, नहरें टूट गई हैं, उनकी कभी मरम्मत नहीं हुई, पानी, बिजली, सड़क, उद्योग जो है उसके हालत ठीक नहीं है, उद्योग धंधे पनपे नहीं है, इतने सारे मुद्दे हैं। और ये इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि विकास के पैमाने पर ये इन सभी जिलों में एक तरह से कहा जाए कि बहुत निराशाजनक एक तस्वीर उभरती है। इसके बावजूद भी क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर, जातीय गोलबंदी के आधार पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं, अक्सर इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी कोशिश होती रही है। इसको देखते हुए सभी जो राजनीतिक दल है, उनके जो नेता हैं, उनकी सोच यही है कि किस तरह से वो जातियों को अपनी तरफ मोड़ सके। कौन यादव वोट ले जाए, कौन मुस्लिम वोट ले जाए, कुर्मी है, भूमियार है, और कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण वोट बैंक है, कुशवाहा है। इस तरह से जातियों के आधार पर वोट बटे हुए हैं, और यही अपने आप में एक कहा जा सकता है कि बड़े विडंबना की बात है कि इतने मुद्दे जो कि जनता से जुड़े हुए होने के बावजूद भी इन चुनावों में, प्रचारों में सिर्फ और सिर्फ जातीय गोलबंदी ही है जो जिस पर कि पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। जी, देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव अब पहले दौर के मतदान के बाद होता है, क्योंकि पहला दौर और दूसरा दौर वो दौर हैं जिनमें खास करके नक्सल पीड़ित इलाके आते हैं, वहाँ से अच्छा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब किस तरह से राजनीतिक दल निकाल रहे हैं, ये अब हम रैलियों के जरिए ज़रूर देखेंगे, और ये देखना दिलचस्प भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर की। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस महीने आईआईपी 6.4% रहा। पिछले साल इस महीने में ये दर महज 0.5% थी। अक्टूबर 2012 के बाद आईआईपी का ये सबसे ऊंचा स्तर है। अगस्त में विनिर्माण क्षेत्र 6.9% की दर से बढ़ा, वहीं खनन क्षेत्र का विकास 3.8% रहा। अप्रैल से अगस्त के बीच आईआईपी 4.1% रहा है। उधर सितंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.41% पर पहुंच गई। अगस्त में ये दर 3.74% थी। पिछले महीने दालों के दाम में इजाफा हुआ। इससे खाद्य महंगाई दर 2.20% से बढ़कर 3.38% पर पहुंच गई। हालांकि दूध और उससे बने उत्पाद सस्ते हुए। दिल्ली आने वाले वाणिज्यिक वाहनों को 1 नवंबर से पर्यावरण शुल्क देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह आदेश दिया है। छोटे वाहनों को 700 रुपए और बड़े वाहनों पर 1300 रुपए देने होंगे। 1 नवंबर से 29 फरवरी तक प्रायोगिक तौर पर यह सरचार्ज लगेगा। इसके बाद इसकी समीक्षा होगी और फिर आगे का फैसला होगा। दिल्ली में हर दिन करीब 66,000 कमर्शियल वाहन आते हैं। इनसे दिल्ली के 127 एंट्री पॉइंट पर यह सरचार्ज वसूला जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के कई इमारतें गिराने का आदेश दिया है। पतवारी गांव में शमशान की जमीन पर 2000 वर्ग मीटर में बनी सुपरटेक की बिल्डिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 6000 वर्ग मीटर में तालाब की जमीन पर बनी आम्रपाली ग्रुप की इमारत और तुगलकपुर में 35,000 वर्ग में जगत तारण की बिल्डिंग 2 महीने के अंदर गिरानी होगी। ये निर्देश दिए गए हैं। एक जनहित याचिका पर कोर्ट का यह आदेश आया। कोर्ट ये जमीन वापस किसानों को लौटाएगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद याद करेंगे किशोरदा और दादा मुनि।
ये देखो जरा ईपी चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम 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 बाबू समझो इशारे और दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पश्चिम एशिया दौरे की। पश्चिम एशिया के दौरे के दूसरे चरण के तहत कल फिलिस्तीन पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। भारत ने फिलिस्तीन और इजरायल के बीच विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन पर भारत के रुख को फिर से दोहराया है। सोमवार को एक दिन के दौरे पर जॉर्डन से यहां पहुंचे राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को 50 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारत फिलिस्तीन में लगभग 1 करोड़ 78 लाख की 5 परियोजनाओं का भी फिलिस्तीन में निर्माण करेगा। राष्ट्रपति अब्बास और प्रणब मुखर्जी के बीच बातचीत में आतंकवाद और IS और अलकायदा के खतरे पर भी चर्चा हुई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के मुताबिक इराक में पिछले कई महीने से लापता 38 भारतीय अभी जीवित हैं। फिलिस्तीन में किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है। राष्ट्रपति 3 देशों के दौरे के अंतिम चरण के तहत आज इजरायल पहुंचेंगे। उनके साथ प्रतिनिधि मंडल भी यात्रा में शामिल है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि वो जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत रे ने प्रधानमंत्री ओली से कल मुलाकात की, जिसमें मधेसी समुदाय की तरफ से सीमा पार की गई नाकेबंदी पर भी चर्चा हुई। इस बीच चीन ने कहा है कि वो उत्तरी नेपाल में भूकंप के बाद बंद हुए रास्तों को जल्द ही खोलेगा और जरूरी सामानों की आपूर्ति बहाल करेगा। KP शर्मा ओली मुलुक र जनता प्रति पूर्ण वफादार रही। नेपाल में सोमवार को CPN UML के नेता KP शर्मा ओली ने देश के 38वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। उनकी कैबिनेट में 2 उप प्रधानमंत्री और 5 मंत्री शामिल हैं। इसमें मधेसी गुट के नेता भी शामिल हैं। मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम के अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। संविधान में अधिकारों की रक्षा का आश्वासन मिलने के बाद कुछ मधेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री चुनाव में ओली के पक्ष में मतदान किया था। नए प्रधानमंत्री के लिए अब भूकंप से तबाह देश को पटरी में लाने के अलावा भारतीय सीमा पर मधेसियों की नाकेबंदी को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हम लोग अपना अधिकार के लिए आज नक्का पर बैठ कर चक्का जाम किए हैं, ताकि वो लोग कहें कि आज मधेश में आंदोलन है, मधेश पीड़ित है, मधेश के जनता आंदोलित है। नेपाल सरकार से आग्रह करें कि जल्द से जल्द मधेसी का समस्या को समाधान करें। ये तो नाकाबंदी हमने किया है, तो हम नेपाल के मधेसी है, ये हम लोग को मांग नहीं पूरा करेंगे तो नाकाबंदी तो चलेगा। ये नाकाबंदी चलते रहेगा, जब तक वो हम लोग को मांग अगर ना दे तब तक नाकाबंदी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात कि वो लोग झूठ बात बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं इंडिया पे, तो ये गलत बात है। इंडिया ने कुछ भी नहीं नाकाबंदी किया है, ना कुछ रोका है। भारतीय सीमा पर इस रुकावट की वजह से अभी भी हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हुए हैं और नेपाल की सीमा में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दवाइयों और पेट्रोलियम जैसी जरूरी चीजों को छोड़कर मधेसी किसी अन्य को घुसने की इजाजत नहीं दे रहे।
लेकिन इस बीच चीन ने कहा है कि वो भूकंप के बाद बंद हुए उत्तरी नेपाल और तिब्बत के रास्तों को जल्दी ही आवाजाही के लिए खोलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हॉलैंड का सेफ्टी बोर्ड आज 2014 में पूर्वी यूक्रेन में हादसे का शिकार हुए मलेशियाई यात्री विमान MH17 की जांच से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट जारी करेगा। इस हादसे में सभी 298 यात्री मारे गए थे। हालांकि अब तक आई प्राथमिक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान से बहुत तेज गति से कोई वस्तु टकराई थी, जिससे बीच हवा में ही MH17 विमान विस्फोट के चलते टुकड़े टुकड़े हो गया था। सेफ्टी बोर्ड के मुताबिक MH17 किसी तकनीकी खराबी या चालक दल की गलती की वजह से हादसे का शिकार नहीं हुआ था। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस समर्थक अलगाववादियों पर मिसाइल से विमान को गिराने का आरोप लगाया था। रूस ने इससे इनकार किया था। इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ब्रिटेन के एंगस डेटन को मिलेगा। स्टॉकहोम में नोबेल समिति ने कल इसकी घोषणा की। डेटन को खपत, गरीबी और कल्याणकारी योजनाओं पर काम करने की वजह से इसके लिए चुना गया है। इसके जरिए उन्होंने खर्च और बचत जैसे सवालों को सुलझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही इस साल सभी श्रेणियों के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। हिंदी सिनेमा में दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार की आज जयंती है। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनि ने जीवन नैया फिल्म से बतौर अभिनेता फिल्मी सफर की शुरुआत की। 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार ने करीब 275 फिल्मों में काम किया। उन्होंने पाकीज़ा, बहू बेगम, एक ही रास्ता, बंदिश, चलती का नाम गाड़ी और आशीर्वाद जैसी फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के समेत कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिससे हमारा ज़मीर कभी माफ नहीं करेगा। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है जो आज हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम अगर शादी तुमसे करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। तो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लिए रंग सब सखा संग, मन में उमंग गतित रंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा, ललिता चंदा बलि दियो। और जहां आज अशोक कुमार की जयंती है, वहीं उनके छोटे भाई हिंदी सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता के रूप में सिने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उनका निभाया गया मस्त मौला आदमी का किरदार आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। उन्होंने देव आनंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी। अपने गीतों के जरिए किशोर कुमार आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। में मोहब्बत होगी, एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। अपने ही जाल में हंसत जात हम, हंसत जात। अरे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आज नवरात्र का पहला दिन है। दिल्ली सहित देश के दूसरे मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रों में लोग 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। इस अवसर पर मंदिरों और पूजा पंडालों को विशेष तौर पर सजाया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और आज के दिन मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री का आवाहन, पूजन व श्रृंगार किया गया है। आज पहली आरती हुई है। सभी भक्तों को बहुत उत्साह है मंदिर के दरबार आने का। मां भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
समान नागरिक संहिता पर रुख साफ करे सरकार। तलाक से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आंदोलनकारी किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा। 7वें दिन भी आंदोलन से रेल यातायात ठप। सड़क के रास्ते आएंगे पाकिस्तान में फंसे 83 भारतीय। बिहार में 16 अक्टूबर को होने वाले दूसरे दौर के प्रचार ने पकड़ा जोर। शांतिपूर्ण रहा पहले दौर का मतदान। 57% लोगों ने डाले वोट। भारत का फिलिस्तीन को $50 लाख की मदद का ऐलान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया पूर्ण फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन। आज इजराइल के दौरे पर होंगे रवाना। देश भर में आज से नवरात्र शुरू। मंदिरों में उमड़े भक्त। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।